ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कोहललॉस लॉ देखा था और कोहललॉस लॉ पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो देखे थे। अब हम लोग एक नीट का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जेईई मेन वाला क्वेश्चन लेंगे। तो नीट वाला क्वेश्चन है 2019 नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन है फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम सल्फेट और पोटासियम एसीटेट का गिवन है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है एसिटिक एसिड का। तो बच्चे एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम नॉट निकालना है एसिटिक एसिड का। तो हमने पढ़ा है एसिटिक एसिड में कौन कौन से आयन होंगे। लेमडा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन CH3COO माइनस आयन प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो एसीटेट आयन और H प्लस आयन लाना है हमें। तो एसीटेट आयन कहाँ से आएगा, सबसे पहले वो देखो। तो एसीटेट आयन यहाँ से आएगा। इसमें क्या आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो एसीटेट आयन और K प्लस आयन, मतलब जो हमारा ये है पोटासियम एसीटेट, मतलब पोटासियम एसीटेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है Z। तो Z से हमारा आ जाएगा एसीटेट आयन, ये K एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, और लाना है H प्लस। सल्फ्यूरिक एसिड से H प्लस आ जाएगा, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है X, तो इससे मतलब H प्लस आ जाएगा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस देगा, हमें एक ही H प्लस चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट को कंसीडर करते हैं, हमें एक ही H प्लस चाहिए, ये 2 दे रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 है, हमें एक ही चाहिए। तो 2 का X है तो 1 का क्या होगा X/2। क्लियर है। अब इसमें से एक H प्लस निकाल लें तो आधा सल्फेट बचेगा, मतलब यहाँ आधा सल्फेट बच गया और यहाँ आधा पोटासियम एक पोटासियम बच गया, क्योंकि पोटासियम एसीटेट हमने पूरा लिया है Z। तो एक पोटासियम और आधा सल्फेट, तो एक पोटासियम आधा सल्फेट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक पोटासियम आधा सल्फेट कहाँ से मिलेगा, Y का आधा, क्योंकि 2 पोटासियम है, इसको आधा करेंगे तो 1 पोटासियम होगा, और 1 सल्फेट है आधा करेंगे तो आधा सल्फेट होगा, मतलब इसमें Y/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो Z प्लस X/2 माइनस Y/2। तो इसको देखो X/2 Y/2 वाला ऑप्शन हमारा D में आ रहा है, तो D ही होगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसमें से इस दोनों में क्या होगा, 2 LCM आ जाएगा, तो X माइनस Y/2 प्लस Z, यही D ऑप्शन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देख के कर सकते हैं, और अगर लिख के सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखा के, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख के ही सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये जेईई मेन 2020 का है, ऑनलाइन पेपर वाला। इसमें बोल रहा है द इक्वेशन दैट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट होगा। अब देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaBr में N प्लस Br माइनस आएगा, माइनस NaCl, N प्लस Cl माइनस, N प्लस Br माइनस में से N प्लस Cl माइनस घटाएंगे तो N प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस माइनस Cl माइनस, दोनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ देखो K प्लस Br माइनस माइनस K प्लस Cl माइनस, K प्लस कट जाएगा, इधर क्या बचेगा Br माइनस और Cl माइनस। तो ये दोनों सेम आया, मतलब ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब देखो इसमें क्या आएगा, K प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा K प्लस माइनस Na प्लस। इसमें देखो K प्लस Br माइनस और Na प्लस Br माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Br माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा K प्लस Na प्लस, मतलब ये भी सेम आ गया दोनों, तो ये भी करेक्ट है। अब C में देखो क्या आएगा हमारे पास, Na प्लस Br माइनस और Na प्लस I माइनस, तो Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या Br माइनस और I माइनस, और इधर क्या बचेगा K प्लस Br माइनस Na प्लस Br माइनस, इसमें Br माइनस कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा K प्लस और Na प्लस, मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर आएगा। इधर देखें H2O में क्या है HCl, NaOH और NaCl। H2O से क्या, H2O में क्या होगा H प्लस और OH माइनस। इधर क्या आएगा HCl में H प्लस Cl माइनस, NaOH में आएगा प्लस है, ये सारे प्लस में आएगा, Na प्लस OH माइनस माइनस NaCl है, तो Na प्लस माइनस Cl माइनस, तो Cl माइनस से Cl माइनस, Na प्लस कैंसिल हो गया, H प्लस OH माइनस, ये भी मैच कर रहा है, तो ये भी करेक्ट होगा, मतलब हमारा ऑप्शन C इनकरेक्ट है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2014 का है, ऑफलाइन एग्ज़ाम जब होते थे, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है लेमडा C और लेमडा नॉट इनफाइनाइट का रिलेशन।
तो बच्चे ये रिलेशन हमने डायरेक्ट पढ़ा है, हमने दूसरे टर्म में लिखा है लेमडा एम सी इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, लेमडा एम इनफाइनाइट जिसको लेमडा एम नॉट बोलते थे माइनस बी रूट सी, यही हमने पढ़ा था, इस टर्म में लिखा था। ये है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और बी कांस्टेंट था, रूट सी जो है कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है। इसको हम लोग बोलते थे डिवाई-हर्केल-ओनसेगर इक्वेशन, ठीक है। इस पे हमने ग्राफ भी देखा था। तो इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी है, इसको लेमडा सी लिखा है, इसको लेमडा इनफाइनाइट लिखा है, इसको कैपिटल बी रूट सी लिखा है। तो ये वाला ऑप्शन चेक करो, तो ये वाला ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है, जेईई मेन 2019 का है, ये 12 जनवरी को आया है, शिफ्ट 2 में ऑनलाइन पेपर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सॉल्व करने वाला है। तो इसमें दिया है लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl, HCl और NaI, तीनों का डाटा हमें गिवन है रेस्पेक्टिवली। इफ़ द कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी के की वैल्यू आपको गिवन है 5 × 10⁻⁻⁵, 5 × 10⁻⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन मोलरिटी गिवन है 0.001 मोलर। तो पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा क्या होगा। तो बच्चे अल्फ़ा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा, इस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी आएगा 1000 इंटू के इंटू 1000/m, तो यहाँ लेमडा एम सी निकाल लेंगे, और लेमडा एम इनफाइनाइट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे HA का। तो पहले लेमडा एम सी निकाल लेते हैं, फिर हम लोग कोहलॉस लॉ से यहाँ से निकालेंगे लेमडा एम इनफाइनाइट। तो लेमडा एम सी यहाँ से क्या आ जाएगा, सी मतलब 0.001, के इंटू 1000/m, या सी लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो ये आ जाएगा के का वैल्यू हमें 5 × 10⁻⁻⁵ है इंटू 1000/m जो है 0.001 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे और इसका यूनिट आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो के इंटू 1000/m सारे वैल्यू पुट करके अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और ये 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा, ये 10 बचेगा, 5 × 10 50 आ जाएगा। तो 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जो गिवन है सी, दैट इज मोलरिटी 0.001, इस पर आ गया हमारा 50। अब हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, क्योंकि हमारा स्पीड क्या है HA, ये हमारा HA का ही आया है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम नॉट ऑफ HA, तो क्या देखेंगे H प्लस कहाँ से आएगा, देखो अब जो डाटा गिवन है हमें H प्लस हमारा HCl से आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे लेमडा एम नॉट ऑफ HCl, H प्लस आ जाएगा, Cl एक्स्ट्रा बचेगा, Cl को हटाना है, प्लस A कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे, आ जाएगा लेमडा एम नॉट ऑफ, ये आ जाएगा NaA से। अब देखो H भी आ गया, A भी आ गया, Cl माइनस और Na प्लस एक्स्ट्रा है, तो Cl माइनस और Na प्लस NaCl बन जाएगा। तो इससे NaCl को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl। अब वैल्यू पुट करते हैं, HCl बीच वाला है तो 425.9 प्लस NaI लास्ट वाला है 100.5 माइनस NaCl फर्स्ट वाला है 126.4, सारा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और इसका यूनिट तो वही आएगा मोलर कंडक्टिविटी का, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब लेमडा एम सी भी आ गया, लेमडा एम इनफाइनाइट या लेमडा एम नॉट भी आ गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमने पढ़ा है, क्या होता है लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट, लेमडा एम सी 50 कोहलॉस लॉ का एप्लीकेशन था ये, अपॉन ये 400, तो 50/400 दैट इज 1/8, 1/8 को सॉल्व करोगे 0.125 आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पे जो कंपेंडियम के क्वेश्चन हैं वो हमने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 96 to 106, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, और जो डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चे अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल कंडक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर जो है इंसुलेटेड मटेरियल का लेंगे, मतलब ऐसा मटेरियल लेंगे जो इसके अंदर जो सब्सटेंस रखा हुआ है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मेटल का रॉड लगाते हैं। जो इलेक्ट्रोड है तो है इसमें मेटल का रॉड होता है ये, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगाया, या नॉन मेटल में ग्रेफाइट का भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगाया, मेटल का रॉड, और इस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। जो बड़ा ये बैटरी का सिंबल है, जो बड़ा वाला लाइन होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है, ये नेगेटिव दिखाता है, ठीक है। और इसके अंदर जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उसको रख देते हैं, उसका मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट, ये डिपेंड करेगा हम लोग किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए उसे रख देते हैं। इसमें हम लोग डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हम लोग डाल देंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लिया इलेक्ट्रोलाइट AB है, ठीक है, AB इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, AB का डिकम्पोजिशन होगा A+ एंड B- में। जो AB है ये डिकम्पोज हो जाएगा A+ और B- में। एक्वस होगा तो एक्वस लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। जो ये AB है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ये जो हमने AB लिया है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है AB। और जो इलेक्ट्रोड लिए हैं इसको जिससे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, ये होगा एनोड। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं वो कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा वो बता रहा हूँ। एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर 2 मेटल का रॉड रखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और उसको हम लोग बैटरी, ये हमारा बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसे कनेक्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एनोड, और जिसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो लेफ्ट वाला हमारा एनोड है, राइट वाला कैथोड है। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट AB रखते हैं। अब जैसे ही बैटरी से सप्लाई स्टार्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन होगा A+ और B- में, A+ और B- में डिसोसिएट हो जाएगा। अब जो हमारा AB है ये डिसोसिएट हो गया A+ एंड B- में, यहाँ पे A+ बन गया और B- बन गया। तो A+ कहाँ जाएगा, जहाँ पे माइनस चार्ज है इधर आएगा, और B- कहाँ जाएगा, जहाँ पे प्लस चार्ज है। तो ये जो A+ हमने B- लिखा था, ये इसका मतलब ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। तो अब जो हमारा एनोड था पॉजिटिव टर्मिनल, वहाँ पे आ जाएगा हमारा, एनोड पे आ गया जो हमारा एनायन था B-। अब B- जो आया, अगर ये एक्वस है या मोल्टेन है वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे, ये डिकम्पोज हो जाएगा B2 में, और B2 बनाया तो इलेक्ट्रॉन डिकम्पोज डिपॉजिट हो जाएगा। अगर गैस है तो एनोड पे बोलेंगे लिबरेट होगा, और अगर सॉलिड है तो इस पर डिपॉजिट होगा। सिमिलरली जो हमारा एनोड है, एनोड का हो गया कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव कौन जाएगा, A+ जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके A बना लेगा। सॉलिड बनेगा लिक्विड बनेगा वो डिपेंड करेगा हमारा सब्सटेंस कौन सा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो ये कंप्लीट अरेंजमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने AB इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, ये AB इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया है इसका डिकम्पोजिशन होगा बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, जो हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं रिजल्टिंग इनटू डिपोजिशन ऑफ मेटल और लिबरेशन ऑफ गैस। अगर मेटल है तो डिपोजिट होगा और गैस है तो लिबरेट होगा,
ठीक है। लिबरेशन ऑफ गैस और डिपोजिशन ऑफ मेटल एट इलेक्ट्रोड्स, अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है पहले इसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करने के बाद ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, जो कैटायन है वो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज़ कैथोड पे, और जो एनायन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज़ एनोड पे जाएगा, वहाँ पे ये डिपोजिट होगा। एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना सब्सटेंस बना देगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्ट से हम लोग उसके जो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड है उसको अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमने टर्म यूज किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे सॉल्ट का किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी हमने बताया, ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है इसे ही, ये जो पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट है दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे ही नाम दिया है हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन क्या करेंगे, द सेल विच कन्वर्ट्स, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था उसको केमिकल एनर्जी में। द इंटायर असेंबली एक्सेप्ट दैट ऑफ बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो बैटरी है इसको छोड़ के ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है इस सेल का, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया, करंट सप्लाई किया, बैटरी से करंट दिया और हमें नया सब्सटेंस मिला, इलेक्ट्रोलाइट्स मिला, नया सब्सटेंस मिला, केमिकल एनर्जी मिला। जो AB था वो हमारा A और B2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। गैल्वेनिक सेल में क्या था, हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे, वहाँ से करंट जनरेट करते थे, इसमें करंट हम लोग पास करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफाइन कर सकते हैं द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और जो डायग्राम बताया इंटायर असेंबली एक्सेप्ट ऑफ बैटरी इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हमने डायग्राम से बताया, जो ये मेटल का सेल हमने यूज किया है, जो ये हमने मेटल यूज किया है, मेटल का सेल, इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो मेटल का स्ट्रिप यूज किया है, मेटल का रॉड, इसे ही बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड। और ये दो तरह का होगा, एक एनोड एक कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड है, मतलब जो इलेक्ट्रोड क्या है, जो मेटल का स्ट्रिप यूज किया है जिस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, दैट इज इलेक्ट्रोड। ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एनोड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैथोड। एनोड वो होता है जिस पे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड है, और जिस पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वो होता है कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन। एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन कराता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स लिख सकते हैं, मेटल स्ट्रिप एट विच पॉजिटिव करंट एंटर्स इज कॉल्ड एनोड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मेटल स्ट्रिप एट विच करंट लीव्स इज कॉल्ड कैथोड, मतलब जहाँ से करंट निकलेगा एनोड से आएगा कैथोड पे जाएगा। ठीक है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज निगेटिवली चार्ज्ड, और कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो रिडक्शन, और एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड जो है नेचर के अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं, एक्टिव और इनर्ट, जो कि हमने पहले भी बताया था। अकॉर्डिंग टू नेचर जो इलेक्ट्रोड है वो दो टाइप के होते हैं, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। एक को बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रोड्स विच टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे कि हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड था, कॉपर का इलेक्ट्रोड था, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, आयरन का इलेक्ट्रोड है, एट्सेट्रा। जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब वो सिर्फ सपोर्ट करेगा, वायर वगैरह कनेक्ट करने के यूज में आएगा। जैसे कि हमारा प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा।
तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहले वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर हमारा इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उस पर प्रोडक्ट नया उसके अकॉर्डिंग बनेगा, और इनर्ट है तो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा, इनर्ट है तो नहीं डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो डिपेंड करता है वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ अगर और कोई सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कोई सब्सटेंस है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो भी है विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उस पर भी हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके बाद जो एक और मेन पॉइंट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, एक्वस है या मोल्टेन है? अगर मोल्टेन है, जैसे हमारा NaCl मोल्टेन है तो Na+ और Cl- होगा, लेकिन अगर एक्वस है तो उसमें वाटर भी होगा तो Na+ Cl- के साथ साथ H+ और OH- भी होगा। तो जो प्रोडक्ट है वो NaCl पे भी डिपेंड करेगा और वाटर पे भी डिपेंड करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा, और कैसे बनेगा वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोड पे। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है एक्टिव है या इनर्ट है। इनर्ट है तो प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्टिव का फ़र्क पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट के साथ कौन से सब्सटेंस है, अगर कोई सब्सटेंस है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग जो प्रोडक्ट बनेगा एनोड पे या कैथोड पे, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, पहले हम लोग कैथोड पे देखते हैं फिर एनोड पे देखेंगे। इसी थ्योरी को हम लोग प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बोलेंगे। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का मतलब है, जैसे हमारे पास मान लो एक्वस NaCl है तो Na+ Cl- होगा और वाटर में H+ Cl- होगा। तो पहले हम लोग कैथोड पे देखते हैं। एट कैथोड मतलब कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है कैथोड पे प्रोडक्ट बनने का। जैसे हमने एक्वस NaCl बोला तो Na+ Cl- तो होगा ही होगा, उसके साथ H+ और OH- भी होगा। तो जो हमारा कैथोड है नेगेटिवली चार्ज्ड, उस पर क्या क्या जाएगा, Na+ भी जाएगा और Cl- भी जाएगा। तो Na+ तो सोडियम देगा, Na+ और H+ जाएगा, क्योंकि कैथोड है तो Cl- मैंने गलती से बोल दिया था, Na+ और H+, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो Na+ और H+ जाएगा। अब Na+ डिस्चार्ज होगा कि H+ डिस्चार्ज होगा, Na+ होता है तो सोडियम बन जाएगा प्रोडक्ट, H+ होगा तो वो हाइड्रोजन दे देगा। तो कौन डिस्चार्ज होगा, पहले कौन डिस्चार्ज होगा, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, और यही क्राइटेरिया है। ये होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो पहले डिस्चार्ज होगा। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ले के बाबा सरदार का नाम मांगे अली महान जान कर फेंके सीडी कैडमिया कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन आइए आगे, आइए तो नॉन मेटल है आगे, ठीक है, होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाई फ्री में, ठीक है। इसके अलावा अगर रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज़ देखोगे तो आयरन 3+ भी होता है, इसके आगे आता है होंगे, फिर Hg के बाद Ag होता है आगे वाला, फिर Au3+ होता है सबसे लास्ट में। जैसे हमने बोला था एक्वस NaCl तो Na+ होगा उसमें और H+ होगा, H+ देखो कहाँ पे है,
यहाँ पे, तो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से ज़्यादा होता है। तो अगर हमारा डाइल्यूट NaCl है, मतलब वाटर ज़्यादा है, तो H+ ज़्यादा होगा। और Na+ और H+ में डिस्चार्ज पोटेंशियल भी, डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब यहाँ पे कैथोड पे ले रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज़्यादा है तो H+ डिस्चार्ज होगा, तो Na सॉलिड नहीं बनेगा, वहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, इधर से इधर जाने में रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब जो बाद में आएगा उसका रिडक्शन आसान होगा। इसी तरह एनोड पे कौन आएगा, एनायन। तो एनायन का देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो हमने सिर्फ कैटायन देखा है, तो एनायन का देखोगे तो जो एनायन यूज करते हैं सबसे कम सल्फेट का होता है, उससे ज़्यादा नाइट्रेट का होता है, फिर हाइड्रोक्साइड का होता है, फिर क्लोराइड का होता है, फिर ब्रोमाइड का होता है, सबसे ज़्यादा आयोडाइड का है। जैसे NaCl में एनोड पे Cl- भी आएगा और OH- भी आएगा, एक्वस है तो H+ OH- में OH- और Cl-, तो कौन डिस्चार्ज होगा, Cl-, क्लोरीन गैस देगा Cl2 में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से याद रहता है। एनोड में डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका इंक्रीज कर रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पहले होगा, वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक्वस NaCl लिया तो OH- और Cl- है, तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन। जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट ले लेते हैं तो सल्फेट और OH- में कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, OH-। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट देखेंगे। तो अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 1-2 एग्जांपल, और नेक्स्ट क्लास में बाकी एग्जांपल और देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं, ये ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। मॉल्टेन का मतलब है इसमें पानी नहीं है, NaCl ही लिक्विड स्टेट में है, तो मॉल्टेन है तो Na+ और Cl- में ये ब्रेक करेगा। और इसका जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम लोग यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ पार्टिसिपेट कौन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया है। तो मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ पहले। ये डायग्राम जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, एक बार आगे से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स में आया था, 3 एग्जाम्पल, मतलब 3 आपको दिया हुआ था, उसका बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी मिल जाएगा। देखो मैं एक डायग्राम से आपको बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाता हूँ पहले। चलो, इसमें 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल रहा है, तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग PT का ले लेते हैं, PT या ग्रेफाइट दोनों ले सकते हैं। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा एनोड हो गया, दोनों PT का इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये एनोड। इसमें हम लोग क्या लिए हैं, NaCl, ये हमारा NaCl है और मॉल्टेन है। तो NaCl में क्या होगा, Na+ और Cl-, वाटर इसमें नहीं आएगा, तो Na+ जाएगा नेगेटिव वाले पे, Cl- जाएगा किस पे, पॉजिटिव वाले पे। ठीक है, अब इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसीलिए पहले NaCl, और ये एक्वस नहीं है, मॉल्टेन का मतलब इसमें वाटर नहीं है, यही लिक्विड स्टेट में है, तो ये किस में ब्रेक करेगा, Na+ और Cl-, वाटर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब एनोड पे क्या आएगा, एनोड हमने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आयन आएगा Cl-। अब इसमें एक ही आएगा, एनोड पे कौन आएगा, Cl- एक ही आएगा, तो ये डिस्चार्ज होकर क्या बनाता है, Cl2 गैस देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl2 मतलब 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन आया वो कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, और कैथोड पे कौन जाएगा, जो पॉजिटिव है, तो NaCl में कौन पॉजिटिव है, Na+, तो Na+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन, एक Na तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड बनाएगा। मतलब एनोड पे हमारा बनेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पे सोडियम सॉलिड। तो आपको प्रोडक्ट पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, तो एनोड पे क्या बनेंगे, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या बनेगा, सॉलिड सोडियम। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना चाहो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया,
जो हमारा ये था Na+Cl-, यही था, मोल्टेन था तो Na+Cl- में रहेगा। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड पे हमारा क्या बन रहा है, एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे सोडियम। तो जो हमारा NaCl है दैट इज़ 2Na+, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया 2Cl-, ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम सॉलिड जो कि कैथोड पे बन रहा था और एनोड पे क्लोरीन गैस। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन PbBr2। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन PbBr2 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो PbBr2 को आपको क्या करना है, पहले ब्रेक करना है। तो PbBr2 कैसे ब्रेक करेगा, Pb2+ और 2Br मोल्टेन है, ठीक है। तो इसमें वाटर तो आएगा नहीं। तो अब क्या होगा, जो हमारा एनोड है उस पर क्या आएगा, पहले हम लोग एनोड का ही रिएक्शन लिखते हैं। बुक में देखोगे कभी कभी कैथोड का भी रिएक्शन पहले लिखा है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग एनोड का पहले इसीलिए लिखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पता चल जाएगा, बैलेंस करना आसान होता है। तो एनोड पे आएगा Br-, तो 2Br- क्या करेगा, Br2 गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पे आ जाएगा। कैथोड पे जो हमारा Pb2+ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb सॉलिड बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, मतलब जो हमारा इक्वेशन था Pb2+ और 2Pbr-, ये क्या देगा, Pb सॉलिड कैथोड पे बनेगा और एनोड पे ब्रोमीन लिक्विड बनता है, गैस नहीं बनता है। ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद अभी तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड देखा और मोल्टेन स्टेट में लिया। अब हम लोग एक्वस स्टेट में लेंगे, कंसनट्रेटेड NaCl का करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड NaCl। कंसनट्रेटेड का मतलब इसमें वाटर भी है, और कंसनट्रेटेड जो लिया है हमने क्या लिया, एक्वस मीडियम में, एक्वस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है। तो अब NaCl एक्वस है, 2NaCl एक्वस। 2 क्यों लिया, वैसे एक भी लेते हैं, बाद में बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लिखते हैं। तो चलो पहले हमें नहीं पता है, तो Na+ एक्वस और Cl- एक्वस देगा। और इसके अंदर वाटर भी होगा, जो वाटर लिक्विड है ये डिसोसिएट होता है, H+ और OH-, ठीक है, H+ और OH- में। तो अब जो एनोड है एनोड पे कौन आएगा, जिस पे निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज किस पे है, Cl- पे और OH- पे, दोनों एनोड आएगा। और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड का कोई काम नहीं है, बस इलेक्ट्रोलाइट का, Cl- और OH-। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl- और OH- में अभी हमने बताया था किसका ज़्यादा होता है, देखो Cl- और OH- में Cl- का ज़्यादा होता है। तो कौन डिस्चार्ज होगा, Cl-। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आगे हम लोग को क्वेश्चन करवा भी देंगे, अगर बहुत डाइल्यूट हो तो OH- बहुत ज़्यादा होगा तो फिर Cl- डिस्चार्ज नहीं, OH- डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये बहुत कम होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा तो यही होगा। लेकिन ये कंसनट्रेटेड लिया है इसीलिए दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है Cl- का ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे Cl- डिस्चार्ज हो जाएगा। जो Cl- है एक्वस, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये एक्वस ही था, ये भी एक्वस था। तो Cl- डिस्चार्ज होकर क्या देगा, Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। और कैथोड पे हमारे पास कौन कौन आएगा, Na+ और H+। तो Na+ और H+ में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, H+ का, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। तो H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ये एक्वस मीडियम में था, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जो हमारा NaCl है 2 यूज हो रहा है एक्वस मीडियम में, ये क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा, जो कहाँ निकल रहा था, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। इसके साथ साथ Na+ और OH- हमारा बचा हुआ रहेगा, जो आपस में बाद में NaOH बना लेता है, ठीक है। तो ये कंसनट्रेटेड का था। इसी तरह अगर डाइल्यूट रहेगा तो जो अभी हमने केस बताया था वो केस लेके डिस्कस करते हैं। तो हमने लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस। डाइल्यूट है मतलब वाटर बहुत ज़्यादा होगा,
क्योंकि एक्वस मीडियम में है, मतलब एक्वस का मतलब सॉल्वेंट वाटर, डाइल्यूट है वाटर बहुत ज़्यादा होगा, NaCl बहुत कम होगा। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी हम लोग इसे बोलते हैं, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है उसमें थोड़ा सा NaCl है। ठीक है, तो अब कैसे होगा, तो जो हमारा NaCl है ये डिसोसिएट होगा, डाइल्यूट है एक्वस मीडियम में, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, और जो वाटर लिक्विड है ये भी डिसोसिएट होगा। वैसे ये रिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्सिबल लिख लो, वाटर का डिसोसिएशन, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर भी, H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो लेकिन डाइल्यूट मीडियम है, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनोड पे देखते हैं। एनोड पे हमारा कौन आएगा, जो निगेटिव है, Cl माइनस आएगा और OH माइनस आएगा, लेकिन OH माइनस जो है एक्सेस में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल तो Cl माइनस का ज़्यादा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, Cl का, तो Cl डिस्चार्ज होना चाहिए। लेकिन ये डाइल्यूट है, Cl बहुत ही कम होगा एज़ कम्पेयर टू OH माइनस में, तो इसीलिए Cl जाएगा उससे ज़्यादा तो OH चला जाएगा, तो Cl नेग्लिजिबल जाएगा, सबसे ज़्यादा OH माइनस जाएगा, इसलिए यहाँ पे OH माइनस डिस्चार्ज होगा। जो OH माइनस एक्वस है, वाटर से आया है, ये डिस्चार्ज होके देता है ऑक्सीजन गैस और वाटर, ऑक्सीजन गैस और वाटर। अब इसको बैलेंस करोगे तो 4 ऑक्सीजन 4 आ जाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कैथोड पे। ठीक है, कैथोड पे अब हमारे पास क्या क्या आएगा, जो एनायन है, तो एनायन कैटायन, कैथोड जो है निगेटिव होता है तो कैटायन, एनोड पे पॉजिटिव होता है तो एनायन। तो यहाँ पे आएगा Na प्लस और H प्लस, तो H प्लस एक्सेस में है, Na प्लस आएगा और H प्लस आएगा, ये एक्सेस में। वैसे भी H प्लस अगर बराबर भी रहता तो H प्लस ही डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वहाँ पे 4 OH लिया है तो 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 हाइड्रोजन गैस देगा। तो हमारा जो रिएक्शन था, जो हमारा NaCl डाइल्यूट था एक्वस मीडियम में, ये क्या देगा, जो एनोड था उस पर ऑक्सीजन गैस बनेगा, और जो कैथोड था उस पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। बचेगा क्या, हमारा Na प्लस बचा हुआ रहेगा और Cl माइनस भी बचा हुआ रहेगा, क्योंकि Na और Cl का कुछ हुआ नहीं, वो हमारे सॉल्यूशन में बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। जैसे NaCl लिया उसी तरह HCl ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, NaNO3 ले सकते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग अभी तक जो किए थे इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, अब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्वस ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट है ये कैसे डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस और सल्फेट आयन, एक्वस है तो ये भी एक्वस मीडियम में ही रहेगा। और जो वाटर है ये कैसे डिसोसिएट होगा, और कॉपर सल्फेट चलो ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंगल एरो भी दे सकते थे हम लोग, H प्लस और OH माइनस में वाटर डिसोसिएट होगा, एक्वस मीडियम में रहेगा H प्लस OH माइनस। ठीक है, अब एनोड पे कौन आएगा, एनोड सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड है हमारा कॉपर का है, तो कॉपर का भी जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा। और एनायन कौन कौन है, सल्फेट और OH। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जो हमारा एनायन है और जो मेटल है, तो एनायन से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन मेटल का होगा, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जो हमारा एनोड है इस पर हमारा जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एनोड पे ही हमारा सल्फेट भी रहेगा। तो ये जो Cu2 प्लस बनेगा वो सल्फेट के साथ कंबाइन करके तुरंत SO4 माइनस के साथ कंबाइन करके तुरंत कॉपर सल्फेट बना लेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो कॉपर सॉलिड है सल्फेट के साथ रिएक्शन करके, कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपर सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन
लूज किया। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे भी हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है कॉपर, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, तो कॉपर का तो रिडक्शन होगा नहीं। चलो ठीक है, लेकिन रहेगा और आएगा कैटायन Cu2+ और H+। तो लेके बाबा सरदार का नाम मांगे, अली महान जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन, मतलब कॉपर का रिडक्शन होगा। जो ये हमारा कॉपर है Cu2+ आयन, जो वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वो मिलके कॉपर बना लेगा सॉलिड। मतलब इसमें क्या हो गया, जो एनोड था वो ख़त्म होते जाएगा, सॉल्यूशन में आते जाएगा, Cu ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से Cu2+ जो है कैथोड पे जाके कॉपर बनाते जाएगा। मतलब एनोड से कॉपर निकल के कैथोड पे डिपॉजिट होगा, जिसे हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। इसमें इम्प्योर मेटल का एनोड बनाएंगे और पतला सा प्योर मेटल का कैथोड बनाते हैं। तो इम्प्योर मेटल से कॉपर निकल के प्योर मेटल पे डिपॉजिट होते जाएगा, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, जो कि बोर्ड में आया हुआ है। और ये जो है सिमिलर तरीके से होगा जैसा कि हमने कॉपर सल्फेट का किया है, तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड भी आप लोग ट्राई करना, उसमें कॉपर और सल्फेट का सिर्फ डिस्चार्ज होगा। अब हम लोग एक कर लेते हैं जिंक सल्फेट मोल्टेन का जिंक इलेक्ट्रोड के साथ, फिर कर लेंगे सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेटेड का सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, तो दो और कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन जिंक सल्फेट यूजिंग जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया है एनोड और आयरन का लिया है कैथोड, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग लिया है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट मोल्टेन लिया है, तो जिंक सल्फेट कैसे डिकम्पोज होगा, Zn2+ और सल्फेट। एक्वस नहीं आएगा क्योंकि एक्वस नहीं लिया है हमने, वाटर भी नहीं है। अब एनोड पे कौन आएगा हमारा, एनोड पे हमारा कौन आएगा, जो निगेटिव है सल्फेट, और हमने एनोड किसका बनाया है, जिंक का, तो जिंक रहेगा, जिंक और सल्फेट। तो जिंक और सल्फेट में हमने बोला जो मेटल है ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। और ये अगर करना चाहो जैसे हमने पहले किया था, Zn2+ सॉल्यूशन में आएगा, सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लेगा ZnSO4। मतलब जो कंप्लीट रिएक्शन है वो क्या होगा, जो जिंक सॉलिड है क्योंकि Zn2+ कैंसिल हो जाएगा, सल्फेट के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है नोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे सबसे पहले हमने क्या लिया है, कैथोड लिया है आयरन का और आएगा इस पे पॉजिटिव Zn2+। तो कैथोड हमारा आयरन है और आएगा इस पे Zn2+। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, आयरन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक। जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था इसे गेन करके जिंक बना लेगा Zn। मतलब जिंक का हमने एनोड बनाया था और आयरन का कैथोड, तो जिंक एनोड से निकल के आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, और जिंक के केस में हम लोग इसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आयरन का जो गैल्वेनाइजेशन करते हैं जिंक से, ऐसे ही करते हैं। अब हम लोग एक लास्ट ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो इसमें हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड NaCl। कंसनट्रेटेड है मतलब वाटर भी है, लेकिन Na भी जो है अच्छा अमाउंट में है। ठीक है, यूजिंग सिल्वर एज कैथोड का सिल्वर और प्लेटिनम का एनोड। ठीक है, तो सबसे पहले NaCl जो कंसनट्रेटेड है ये कैसे डिसोसिएट होगा, Na+ एक्वस Cl- एक्वस, और जो वाटर है ये भी डिसोसिएट होगा H+ एक्वस एंड OH- एक्वस। ठीक है, अब एनोड पे कौन आएगा, एनोड हमने बोला था प्लेटिनम, तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो जो निगेटिव है Cl- और OH-, तो एनोड पे आ जाएगा हमारा Cl- एक्वस में और OH- एक्वस। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, Cl- का, तो Cl- डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या बनाएगा, Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब Cl2 2 है तो 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एनोड पे हो गया। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड हमने मरकरी का लिया है, तो मरकरी तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पॉजिटिव है Na+ और H+, ये भी आएगा, तो Na+ आ जाएगा एक्वस मीडियम में और H+ आ जाएगा।
तो लेके बाबा सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई, इस तरह से देखते हैं। तो जो H+ है ये डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन हमने कंसनट्रेटेड लिया है, मतलब जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा लिया है, Na+ जो है बहुत ज़्यादा लिया है। ये NaOH का प्रिपरेशन करेंगे हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर ये S ब्लॉक एलिमेंट में। तो यहाँ पे ये एक्सेस में है, इसीलिए जो Na+ है, ये जो Cl- था ये भी एक्सेस में था यहाँ, ठीक है, NaCl से। तो यहाँ पे वैसे भी Cl- ही डिस्चार्ज होता, और ये जो Na+ एक्वस में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना लेगा सोडियम सॉलिड। अब जो ये सोडियम सॉलिड होता है, ये मरकरी के साथ सोडियम कंबाइन करके अमलगम बना लेगा, इसे हम लोग सोडियम अमलगम बोलते हैं। अमलगम, सोडियम अमलगम बना लेगा, और जो सोडियम अमलगम में फिर इसको अलग करके वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं।